मशहूर टीवी सीरियल अलफ नून ने नून का किरदार निभाया। इस ड्रामे में एंट्री करने की देर थी कि नन्हे को बेपनाह शोहरत मिली। जानलेवा जोड़ी नन्हा और नाज़ली की थी, क्योंकि नन्हा वो वाहिद अदाकार थे जिन्होंने सुपरस्टार कॉमेडियन होने अपनी जान ले लेना किसी भी सूरत अकल तस्लीम नहीं करती। चुनाचे इस मामले की तहकीकात नए सिरे से होनी चाहिए और वहाँ पर पहुँचने वाले कई सहाफियों ने भी इसे खुदकुशी तस्लीम नहीं किया। तमाम लोगों के साथ खुश था, तो क्या खुदकुशी कर सकता है? साइकोलॉजिकल रिसर्च है वो यही बताती है कि जो मुस्कुराहट है ना वो कंप्लीटली तौर पर कभी भी खुशी की निशानी नहीं होती। कई तो हम सच को यानी किस तरीके से जानेंगे? बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, इनमें अक्सर जो है ना कि हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन पाया जाता है। फेमस लोग एक तो अपने चीज को बताते नहीं है, दिखाते लेकिन कि उनके जो कि अंदर एक क्रॉनिक साइकोलॉजिकल पेन चल रही होती है ना, यहाँ तक कि थी या क्या था, तो उस चीजों को हम किस तरह से देखेंगे? विलियम्स पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उन्होंने उससे सुसाइड जो किया है तो उसी वक्त एक ट्रिगर पॉइंट आया हो और बहुत ज्यादा लो में चले गए हो। जब मैं केस स्टडी कर रहा था तो उसमें जो बंदूक है वो इन्होंने अपनी माँ से मांगी। तो नन्हा के केस में ये इन्फॉर्मेशन गैप पैदा कैसे हुआ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि उसके पास से मिली उसी के घर की बंदूक थी, मगर कोई एंगल, कोई उसका जो रेजिड्यूल जो उसके हाथ पे लगा होना चाहिए था या बालों पे होना चाहिए था, वो कुछ नहीं मिला। तक उसको चीजों का आंसर नहीं ना मिलता तो वो बेचैन रहता है। तो तमाम अगर कड़ियां जोड़ते चले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, किसी को नहीं पता क्या हुआ। अगर वही तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्लियर तौर पर लोगों को कम्युनिकेट की जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी के स्टेज से पर कुछ लोग हमें हंसाते हंसाते खुद खामोशी से टूट जाते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक लेजेंड की, जिसने लाखों चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी मगर अपनी जिंदगी के अंधेरों से कभी बाहर ना आ सका। ये कहानी है रफी खावर की, जिसे नन्हा के नाम से जानते हैं। एक ऐसा फनकार जिसका चेहरा मासूम था, अंदाज बेमिसाल था और कॉमेडी की टाइमिंग लाजवाब थी। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे छुपी तन्हाई, टूटा हुआ दिल और वो दर्द जो किसी को नजर नहीं आया। क्या वजह थी कि एक कामयाब इंसान अपनी ही जिंदगी से हार गया? क्या शोबिस सिर्फ रोशनी है? क्या इसके पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा होता है? आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि समझेंगे इंसान के जज्बात, वो सच जो अक्सर कैमरे के पीछे ही रह जाता है। एक आदमी जो पार्टी में गाने गा रहा था और नाच रहा था, तमाम लोगों के साथ खुश था, तो क्या खुदकुशी कर सकता है? राशिद साहब, दल देखें, यही वो जगह है जहां हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम समझते हैं कि जो इंसान वक्ती तौर पर हंस रहा है वो खुश है, लेकिन कि जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है वो यही बताती है कि जो मुस्कुराहट है ना वो कंप्लीटली तौर पर कभी भी खुशी की निशानी नहीं होती। कई लोग सबसे जो कि गहरी तकलीफ है उसको भी बहुत ज़्यादा छोर में छुपा लेते हैं और इसे हम कहते हैं स्माइलिंग डिप्रेशन। इंसान बाहर से तो मुकम्मल तौर पर नॉर्मल बल्कि खुश दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो शदीद दबाव, तन्हाई और होपलेसनेस में होता है। इसको हम सच को यानी किस तरीके से जानेंगे? अब अगर आप इसका पूरा बैकग्राउंड देखें, अगर यानी कि बहुत सारे लोगों को तो पता होगा कि इनके वालिद साहब भी डॉक्टर थे, ये खुद बैंकर थे और फिर उस फील्ड में आ गए जहाँ पे इनको इतना यानी कि फेम मिला, इतना अलिफ नून आप भी जानते होंगे। तो अब इसको किस तरीके से हम यानी कि देखें कि एक यानी कि जो बंदा है वो खुद ही गोली चलाए और खुद ही मर जाए। इत्तेफाक की बात है, जब इनका मैं केस स्टडी कर रहा था तो उसमें जो बंदूक है वो इन्होंने अपनी माँ से मांगी और ये कह के कि उसका लाइसेंस रिन्यू करना है। एक तरफ ये हो रही है चीज, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि वो बंदा जो कि शूटिंग के दौरान 4 से 5 दफा शूटिंग रुकवाता है कि यार मैं कहीं दरिया में डूब ना जाऊं, यानी मौत से डर लग रहा है, और वो बंदा एक वक्त में आके अपने खुद ही गोली चला के अपने आप को मार लेता है। इसको देख इस चीज़ से हम कतन अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उन्होंने सुसाइड किया या नहीं किया, क्योंकि वो पानी से जाने से डरते थे। इस चीज़ को साइकोलॉजी में जो है हम फॉल्टी एनोलॉजी कॉग्निटिव एरर कहते हैं, यानी कि हम कभी भी इंसान के एक तरह के डर को देखकर उसके जो कि डिफरेंट तरह के डर है उनका कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सारे के सारे जो डर है वो इंसान के मुख्तलिफ हो सकते हैं। यानी कि पानी में जाने का खौफ कतन ये बात नहीं बता सकता कि जो इंसान है वो सुसाइड करेगा, बल्कि इसमें जो है ना कि इंसान की जो शख्सियत है वो डिटरमिन करती है। जैसा कि अगर आप देखेंगे जो साइकोपाथ होते हैं
साइकोपाथ जो होते हैं जी बहुत ही जो आप कहें कि जालिम किस्म के इंसान होते हैं, किसी को कत्ल भी कर देंगे तो इनको कत्तन किसी तरह की बेचैनी या ये कि इज़्तिराब पैदा बिल्कुल महसूस नहीं करते। और ये जो ऐसे लोग अगर देखें कि इनको सम टाइम लोग ये भी इंप्रेशन ले लेते हैं ये कोई बहुत ही बहादुर आदमी है, लेकिन कि इनफैक्ट ये होता है कि ऐसे जो कि लोग हैं, आप ये देखेंगे असूलन तो ये होना चाहिए कि जो पानी में जाने से डरता है वो कभी भी खुदकुशी नहीं करे, और जो कि लोगों को कत्ल करने के बाद बेचैन भी फील नहीं होता तो वो बहुत ही बहादुर है, तो वो खुद को मार सकता है। लेकिन कि इनफैक्ट जितना एविडेंस है वो ये बताता है कि जो साइकोपाथ होते हैं वो कभी भी खुद की अपनी जान नहीं लेते। अपनी जान ज़्यादातर वो लेते हैं वो जो ज़्यादा हसास होते हैं, जो लोगों का दर्द महसूस करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो कि ज़्यादा हसास होते हैं वो ज़्यादा एंक्शियस भी होते हैं और ज़्यादा डिप्रेस भी हो सकते हैं। एक स्टेज पर जाता है बंदा फेमस, यही सुशांत हो गया, नन्ना हो गया, हमारे यहाँ एक कराची में डेथ हुई। अब वो फेमस लोग एक तो अपने चीज को बताते नहीं है, दिखाते नहीं है, ऊपर से कोई रिजेक्शंस हो रही होती हैं या कोई प्रेशर सोशल हो रहा होता है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन निकल रहा है मेरा, ये पहले ये कर लेते हैं, वो उसको बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे होते? अदल ये देखें कि नन्ना का जो केस है ये हमें एक सीधी सी बात समझाता है कि ये एक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बल्कि अगर हम नन्ना के कैरियर को देखें तो वो बहुत ही कॉमेडियन और बहुत ही ज़्यादा प्यार किया जाने वाला इंसान था पूरे पाकिस्तान में। लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि ऐसे बंदे के अंदर कोई डिस्ट्रेस नहीं होगा, बल्कि जितने भी ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोग होते हैं इनमें अक्सर जो है ना कि हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन पाया जाता है। यानी कि बाहर से तो वो परफॉर्मेंस जो उनकी होती है ना, क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ब्रेड एंड बटर होता है, उसको वो बरकरार रखते हैं। लेकिन कि उनके जो कि अंदर एक क्रॉनिक साइकोलॉजिकल पेन चल रही होती है ना, यहाँ तक कि आप देखें कि ये जो गन की बात है, वो गन मांगता है अपनी माँ से एक ही लम्हे में। सम टाइम ये होता है कि जैसा जो कि हाई फंक्शनल स्ट्रेस है ना, ये बहुत ही अगर हाई पीक पर पहुंच जाए तो उसमें जो कि बिहेवियर जो है ना वो बहुत तेज़ी से शिफ्ट कर जाता है। तो ये कभी भी एक लम्हे की प्लानिंग या सालों साल की प्लानिंग सम टाइम नहीं होती, बल्कि ये सम टाइम जो है ना कि एक्यूट साइकोलॉजिकल क्लैप्स हो जाता है। हर की हंसी है ना, उसका जो कि अंदर की हालत है ना वो एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। तो इसीलिए जैसे भी किसी की भी कभी हम जो कि बाहर की हालत देखते हैं उससे हमें कभी भी ज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि ये बंदा अंदर से भी वैसा ही है जैसा ये बाहर से नजर आ रहा है। तो ये कौन सी डिप्रेशन है या क्या, यानी किस तरीके से उसका दिमाग इस तरह से बनता है, ताकि हम ये उसको देखें और अभी भी बहुत सारे लोगों को देखें। जैसे कि एक इंडिया में सुशांत नामी वो एक्टर था, उसने भी खुदकुशी करी, बहुत फेमस, बहुत पीक पे, और नो आइडिया कि उसको क्या एंजाइटी थी या क्या था। तो उस चीजों को हम किस तरह से देखेंगे? विलियम्स बहुत ही मशहूर कॉमेडियन थे, वो भी दुनिया को इसी तरह नन्ना की तरह हंसाते थे, लेकिन कि जो कि उनकी पब्लिक इमेज थी उसके मुकाबले में जो कि उनकी प्राइवेट लाइफ थी, दोनों में वो जो है ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन थी। और ख़ास तौर पर ये जो पब्लिक इमेज और प्राइवेट लाइफ, जब इन दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है ना, तो इंसान जो है एक मास्क पहन लेता है कि मैंने बाहर के लोगों को ये चेहरा दिखाना है और जो मेरी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको मैंने अब छुपा के रखना है। जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को छुपाने की इंसान कोशिश करता है, जो उसका स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कि बहुत ज़्यादा क्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। और उसके बाद फिर इंसान के पास सम टाइम जैसे ही कोई ट्रिगर मिले, फॉर एग्जांपल उनको ये मिला कि नन्ना के केस में कि उसने अपनी वालदा को कहा कि मैंने लाइसेंस रीन्यू करवाना है, मुझे गन दे दो। मे बी उस वक्त नन्ना का बिल्कुल ये मूड ना हो कि उन्होंने खुदकुशी करनी है, लेकिन कि एक्सटर्नल लाइफ इंटरनल लाइफ के दरमियान में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो जब और साथ में मीन्स भी उसके पास मौजूद थे, यानी कि खुदकुशी करने के लिए गन भी मौजूद थी, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उन्होंने उससे सुसाइड जो किया है तो उसी वक्त एक ट्रिगर पॉइंट आया हो और बहुत ज़्यादा लो में चले गए और साथ में उन्होंने ये वाला डिसीजन कर लिया। दिस इज़ जस्ट अ वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा अभी हमें बहुत ही ज़्यादा ना होलिस्टिक पिक्चर को देखना है। अब देखें, यानी सिचुएशन ये थी इनकी कि लाए ये खुद ही एक एक्टर को, उसको बढ़ाया, एक एक्टर बनाया, पूरा उसका सारा यानी कि प्रोड्यूसर्स को बोला, तमाम चीजें यानी कि हुई। अब वो रिजेक्शंस उसकी तरफ से आ रही थी, इधर से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी बीवी बच्चों की, या कोई और। बेसिकली ये फील्ड इस तरीके की है कि इसमें बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं, बहुत सारे लोग अपने लोगों को हटाने के लिए भी खड़े हुए होते हैं। तो ये तमाम चीजें मिक्स होके किस तरह से यानी कि इसको देखा जाए? अल्लाह ताला ने जो हमारा दिमाग बनाया है ना, हमारा दिमाग इस तरह है कि हम
چیزوں کے جو ڈاٹس ہیں نا ان کو کنیکٹ کرتے ہیں. اگر ہمیں کسی چیز میں مبہام ہو, یعنی کہ ہمیں جو ہے امبیگوس انفارمیشن ہو, تو ہم وہاں پہ اس انفارمیشن کا جو گیپ ہوتا ہے نا اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم اس انفارمیشن کے گیپ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں تو ہمارا دماغ جو ہے نا ایک پیٹرنز بناتا ہے. پھر ان پیٹرنز کے تھرو جو ہے نا ہم کنیکشنز بناتے ہیں. ان کنیکشنز کے بعد جو ہوتا ہے پھر ہم ایسے معاملات میں بھی حقیقت ڈھونڈ لیتے ہیں ایون کہ وہاں پہ کچھ موجود ہی نہیں ہوتا. تو یہ ایسے ہی ہمارا دماغ ہے. اب اگر ننا کا کیس دیکھیں تو ننا کے کیس میں یہ انفارمیشن گیپ پیدا کیسے ہوا, تو یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو کہ فرینزک انالیسز ہوتا ہے, جیسا کہ ننا کے کیس میں گن استعمال ہوئی ہے, یہ جو فرینزک انالیسز ہوتا ہے نا اس میں کبھی بھی ہم ازمپشنز نہیں کرتے. تو فار ایگزامپل اس کا جو کہ بیسک ایویڈنس کلیکشن ہوتا ہے, جس طرح کے سٹوری کو بلڈ کیا جاتا ہے فرینزک انالیسز میں, جب عام طور پر انویسٹیگیٹرز ایسے کیسز کو ایگزامن کرتے ہیں تو وہ 3 چیزیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلی وہ چیز دیکھتے ہیں کہ گن شاٹ ریزیڈیو, کیا فائرنگ خود کی گئی یا کسی اور نے کی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے اینگل آف انٹری, گولی کس زاویے سے لگی ہے. تیسری چیز ہوتی ہے کہ گولی کتنے فاصلے سے لگی ہے. اور فائنلی جو ہوتا ہے وہ جو کرائم سین ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ جو ہم نے ایک سٹوری کنسٹرکٹ کی ہے وہ اوورآل جو ہے ایک لاجیکلی پیٹرن میں فٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو ایکچولی مسئلہ جو ہے نا کہ ننا کے کیس میں جو کنٹروورسی شروع ہوئی ہے وہ اسی لیے شروع ہوئی ہے کہ ان ڈیٹیل میں سے ہمارے پاس کوئی بھی جو ڈیٹیل ہے پبلک ڈومین میں نہیں ہے. اور جب ایسی ڈیٹیل پبلک ڈومین میں نہیں ہوتی اور ڈیٹا نہیں ہوتا تو پھر وہاں پہ انفارمیشن گیپ کریٹ ہوتا ہے. اور پھر جب وہ گیپ کریٹ ہوتا ہے پھر اسپیکولیشنز ہوتی ہیں, پھر ہم اپنے پیٹرن سے جو بھی انفارمیشن گیپ ہے اس کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. یعنی کہ ہمارے ادارے یعنی ماشاءاللہ اتنے کارکردگی ان کی اتنی اچھی ہے کہ اگر کوئی قتل یا مرڈر کر کے بھی اس کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دیتا ہے تو یہاں اس کو خودکشی کا دے دیتے ہیں اور کیس کو کلوز کرنے کی کرتے ہیں. بیکاز کہ ابھی ایک تھوڑے ریسنٹلی ہی ایک لڑکی کا جو کیس ہوا ہے اس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے, بلکہ ڈسکس کیا تھا ہم نے. اس میں بھی یہ ہوا کہ اس کو جس طرح سے اس کی بندوق ملی اور اس کو سوسائڈ کا دے دیا کیونکہ اس کے پاس سے ملی اسی کے گھر کی بندوق تھی, مگر کوئی اینگل, کوئی اس کا جو ریزیڈیول جو اس کے ہاتھ پہ لگا ہونا چاہیے تھا یا بالوں پہ ہونا چاہیے تھا وہ کچھ نہیں ملا. تو اس طریقے کے کیس کو انویسٹیگیٹ ہی نہیں کرتے اور اس کو کلوز کرنے کے اس میں رہتے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہم بیٹھے ہیں کہ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ آخر یہ سوسائڈ تھی یا پھر وہ کوئی مرڈر تھا یا کچھ اور تھا. تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, لندن میں جیک دا ریپر کیس جو کہ 18ویں صدی تھی. اس میں ایک کوئی جیک جس کو بعد میں نام دیا گیا, اس نے جو کہ لندن میں بہت تقریباً 7 سے لے کر 10 کے درمیان خواتین کو جو کہ مرڈر کیا. مرڈر کرنے کے بعد جو ان کے آرگنز تھے نا وہ ان کو نکالتا تھا, ان کی آنتوں کو باہر نکال دیتا تھا. اتنا وہ گرافک قسم کے کیس تھے. لیکن کہ ہوا یہ کہ اس نے بعد میں پولیس کو لیٹرز بھی لکھے کہ میں ایسا ہوں, میں یہ ایسا ہوں, میں اب ایسے کروں گا, لیکن کہ وہ کبھی بھی پکڑا نہیں گیا. جب وہ پکڑا نہیں نہ گیا تو اس کے بعد دیکھیں 18ویں صدی ہے, آج ہم 2026 میں ہیں, ابھی تک اس پہ ڈاکومنٹریز بنتی ہیں, اس پہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ وہ بندہ کون تھا, کیسا تھا. ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ اسپیکولیٹ کیا کہ مے بی وہ کوئی رشین ڈیسینٹ تھا. تو اس میں ابھی تک اسپیکولیشن ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب ایک انفارمیشن گیپ کریٹ ہو جاتا ہے تو ہمارا دماغ جو ہے نا, انسان کا دماغ, جب تک اس کو چیزوں کا آنسر نہیں نہ ملتا تو وہ بے چین رہتا ہے. اور اس بے چینی کو فل کرنے کے لیے ہم طرح طرح کی جو کہ مثالیں پھر جو ہے ایکسپلینیشنز پہ آتے ہیں, یہ قتل تھا یا سوسائڈ تھا. کہ ماشاءاللہ سے آپ کا اتنا اچھا ایکسپیرینس ہے اور آپ نے اتنے جوڈیشیل اور کرائمنلز اور پولیس کے ساتھ مل کے بھی کام کیے ہیں, پھر سائیکولوجی پی ایچ ڈیز وغیرہ میں بھی آپ کا کافی ریسرچ آئے ہوں گے اس میں. تو اگر ہم اسی کیس کو تمام اگر کڑیاں جوڑتے چلے جاتے ہیں تو بھی یعنی کہ کوئی آپ کا یعنی کہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے. طور پر اگر ہم سارے ایویڈنس کو دیکھیں کہ یہ خودکشی تھی یا ننا کو قتل کیا گیا ہے, اس میں یہ ہے کہ ٹرانسپریسی بالکل نہیں تھی انویسٹیگیشن میں, کسی کو نہیں پتا کیا ہوا. اگر وہی تو جو انفارمیشن تھی وہ کلیئر طور پر لوگوں کو کمیونیکیٹ کی جاتی کہ پوائنٹ آف انٹری یہ تھا, اینگل یہ تھا, گن شاٹ ریزیڈیو ایسے ملا, تاکہ یہ جو جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں ان میں جو کہ
डिसीज्ड है उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये लोगों को बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। अगर आप एज एन इंस्टीट्यूशन जो है ना एक इंफॉर्मेशन गैप छोड़ देते हैं तो सदियों तक फिर उन पर बहस होती रहती है, लोग उस इंफॉर्मेशन गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में नन्ना को कत्ल किया गया या नन्ना ने सुसाइड किया, इसका 100% आंसर जो है हम नहीं दे सकते। तो क्लोजिंग पे फिर यही है कि इसको एक अनसर्टेन और कोई ऑथेंटिक यानी कि केस क्लोजिंग पे यानी कि इन्होंने करा नहीं खुद, और ये खुद नहीं करा या हो नहीं सका ऐसा, जिसकी वजह से हमारा भी जो यानी कि फाइनल कंक्लूजन है वो इस पर नहीं जा सकता कि ये या मर्डर था या फिर सुसाइड थी। तो लोग समझते हैं कि हंसाना आसान होता है, मगर हकीकत ये है कि सबसे ज्यादा रोता वही है जो सबको हंसाता है। तो राशिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पर तजिया और तमाम रिव्यूज देने के लिए, और आपकी रिसर्च माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी थी, जिसको लोग सुनकर समझेंगे कि इस केस को किस तरह से देखा जा सकता है। और अगर कमेंट्स में तमाम लोग बताएं कि उनको क्या लगता है कि ये मर्डर था, सुसाइड थी या कुछ और था, कुछ भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं। राशिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।